बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं 6 यूनिट जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, जो कि 9th में आपने एक लेसन में पढ़ा भी था। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये दी थी पेटोल्मी ने। इसके अनुसार जितने भी ग्रह हैं, सन को भी एक ग्रह मान लिया गया, मून, सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे अर्थ के चारों तरफ यूनिफॉर्म मोशन में है। इसका मतलब अर्थ एक फिक्स पोजीशन पर है और सारे के सारे प्लैनेट्स जिसमें सन, मून सभी, वो सारे के सारे उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। और ये थ्योरी जो है सबसे पहले आई थी, लेकिन बाद में कॉपरनिकस ने इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था, मीन्स गलत साबित कर दिया था। तो कॉपरनिकस ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार जो सन है वो सेंटर पर फिक्स पोजीशन में है और जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो एक तरह से सन सेंटर्ड थ्योरी है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में हमने सन को एक फिक्स पोजीशन में सेंटर पर बताया। अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिट्स जो है सर्कुलर कही गई, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट हुए केपलर ने अपने लॉज दिए। दीज लॉज आर रिलेटेड टू मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। तो उन्होंने अपने लॉज में बताया कि जो ऑर्बिट होती है हमारे प्लैनेट्स की वो सर्कुलर ना होके कैसी होती है, इलिप्टिकल होती है। तो उनका जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसको हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। इस लॉ के अनुसार सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसमें से सन एक फोकस के ऊपर फिक्स पोजीशन में लाई करता है। तो ये हमने इलिप्टिकल ऑर्बिट बना दी। अब सर्कल होता है उसका तो एक सेंटर होता है, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में दो फोकस होते हैं सिमेट्री के अनुसार, जिसमें से एक फोकस के ऊपर सन प्रेजेंट है और जो प्लैनेट है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको हमने लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा। फोकस का प्लूरल शब्द होता है फोकाई, मीन्स दो में से एक फोकस के ऊपर सन प्रेजेंट है। एक डायग्राम और दिखा रखा है हमने, ये भी इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिनमें से एक फोकस के ऊपर सन प्रेजेंट है, प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ये जो लंबे वाली एक्सिस है इसको हमने कहा मेजर एक्सिस और छोटे वाली एक्सिस को क्या कहा, माइनर एक्सिस। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एरियाज। लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जो सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे सन की पोजीशन को हमने सी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, अब ये लाइन टी टाइम के बाद अगर प्लैनेट डी पॉइंट तक पहुंचता है तो सन को फिर से डी पोजीशन से ऐड कर दिया हमने, तो बीच का जो शेडेड एरिया है ये निकाल लिया। फिर हमने किसी और टाइम के ऊपर देखा कि हमारा प्लैनेट ए पोजीशन पर है, ए से बी तक आने का समय भी टी है और सी से डी तक आने का समय भी टी है। तो अगर यहाँ पर ए से बी और सी से डी आने का टाइम सेम है तो ये जो शेडेड एरिया है दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको हम एरियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो डी ए बाई डी टी, एरिया कवर्ड पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एरिया कवर्ड पर सेकेंड फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ये दोनों एरियाज जो हैं पर सेकेंड कांस्टेंट है। वैसे तो हमें ये एरिया अलग अलग नज़र आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये लाइन लंबी है तो ये वाली छोटी है, ये छोटी लाइन है तो ये वाला ब्रॉड एरिया है। तो ये दोनों एरियाज क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसमें एरिया के बारे में बात की गई, इसीलिए इसका नाम पड़ा लॉ ऑफ एरिया और ये केपलर का सेकेंड लॉ है। नाउ लॉ ऑफ पीरियड्स, ये केपलर का थर्ड लॉ है। इसमें उसने टाइम पीरियड की बात की। क्या बात की, द स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के टाइम को हम
टी कहते हैं, कैपिटल टी, जिस इज द टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दें तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल। ये हमने एलिप्टिकल ऑर्बिट बना ली, ये लंबे वाली एक्सिस को हमने मेजर एक्सिस कहा था, तो उसका हाफ पॉइंट क्या हो गया, हाफ डिस्टेंस क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सिस। आपको पता है कि जितनी बड़ी एक्सिस होगी उतना बड़ा सर्कल बनेगा और टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर आर ज़्यादा है तो टी भी ज़्यादा होगा, आर कम है तो टी की वैल्यू भी कम होगी, और टी स्क्वायर बाय आर क्यूब क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ आर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। ये है केपलर का थर्ड लॉ। डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ न्यूटन ने दिया था, इसीलिए इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह देते हैं। इसके अनुसार हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लेते हैं मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2 मासेस के, और दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस कितना है r। इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F, वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट के तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं, तो प्रोपोर्शनल का साइन आ गया m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या आया, कैपिटल G। तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन गया, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। दिस लॉ होल्ड्स गुड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स रबड़ के हों, प्लास्टिक के हों, मिट्टी के हों, किसी भी चीज़ के बने हुए हैं, उनकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो लॉ है सभी स्थानों पर, सभी समयों पर, किसी भी वस्तु के ऊपर एप्लीकेबल है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब ये सर्वत्र अप्लाई किया जा सकता है। अब हम F की SI यूनिट निकाल कर देखेंगे। F का फॉर्मूला लिख लिया, सॉरी G की हम SI यूनिट निकाल के देखेंगे। G को सेपरेट कर लिया, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, सबकी यूनिट्स पुट कर दी। फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, m1 m2 की किलोग्राम स्क्वायर, तो G की यूनिट्स क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी फर्स्ट के डी पार्ट में हमने निकाला था, वो एज इट इज़ रख सकते हैं, m-1 L3T-2। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है इस नियम की या इस फोर्स की। ये एक्शन और रिएक्शन के रूप में होता है, मतलब एक वस्तु ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, अगर मैं उसको एक्शन मान लेती हूँ तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के ऊपर बल लगाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ये एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब जो बल है वो दो वस्तुओं को मिलाने वाली, दो वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली लाइन के साथ साथ काम करेगा। ये जो है दूसरी वस्तुओं की प्रेजेंस के ऊपर निर्भर नहीं करता। मान लो आप दो वस्तुओं के बीच का बल निकाल रहे हो, तीसरी वस्तु प्रेजेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडिया। अगर दो वस्तुओं के बीच का माध्यम हवा है या उन दो वस्तुओं को आपने पानी में रख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दो वस्तुओं के ऊपर, उनके बल के ऊपर माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता। लॉन्ग रेंज फोर्स है, लंबी दूरी के ऊपर भी काम कर सकता है। कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब है कि इसके बल के द्वारा किया गया जो कार्य है वो रास्ते के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इंक्लूडिंग अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। टाइड्स आर फॉर्म्ड इन ओशियंस, जो ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में वो किसके कारण आते हैं, मून और ओशन वाटर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आपको पता है कि बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे गए हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो भी किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। पृथ्वी का एक वायुमंडल है और वो वायुमंडल स्टेबल है, और उसका कारण भी क्या है कि पृथ्वी और वायु के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चल रहा है डे टू डे लाइफ में, कहाँ कहाँ पर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं।